हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 6th पार्ट की स्टडी करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर के पहले 6 टॉपिक्स की कंप्लीट स्टडी करी है, टॉपिक ए से लेके टॉपिक एफ तक। अगर आप इन टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, टॉपिक जी एंड टॉपिक एच। टॉपिक जी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे इंडिया की व्यावसायिक संरचना कैसी थी, मतलब जो हमारा वर्क फोर्स था किन किन सेक्टर्स के अंदर इंगेज था, वर्किंग था। और पॉइंट एच, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे आधारिक संरचना कैसी थी। चलो इन पॉइंट्स की डिटेल में स्टडी करते हैं। चलो टॉपिक जी स्टार्ट करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का इससे यहाँ क्या लेना देना है वो देखो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड लास्ट वन इज टर्शरी सेक्टर। मतलब व्यावसायिक संरचना का अभिप्राय जो हमारी वर्कफोर्स थी, वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो किन किन क्षेत्रों के अंदर कार्य थी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो इस टेबल से हम समझेंगे जो हमारा वर्क फोर्स था, कार्यबल था, वो किन किन क्षेत्रों के अंदर वर्किंग था, कार्य था। तो 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो हमारा जो वर्क फोर्स है इंडिपेंडेंस के टाइम पर किन किन सेक्टर्स में इन्वॉल्व था, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो वर्क फोर्स हम किसे कहते हैं? वर्क फोर्स में पॉपुलेशन के उस भाग को काउंट करा जाता है जो काम करने को इच्छुक होता है और काम करने के लायक होता है, कैपेबल होता है, जो मार्केट रेट पे काम करने को तैयार होता है। उन लोगों को हम वर्क फोर्स में काउंट करते हैं। इसके अंदर हम जो वृद्ध लोग होते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको काउंट नहीं करते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। वर्क फोर्स में सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करने के इच्छुक होते हैं उनको काउंट करा जाता है बस। तो इस टेबल से समझते हैं हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस तरीके का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर का सिर्फ एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड नहीं होती है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास में मतलब खेत नहीं होते वो लैंडलेस लेबर होती है जैसे। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एंड माइनिंग। ये सारी चीजें होती है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होती है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी मोस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन थी वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से एंगेज थी। तो सेकेंडरी सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर? सेकेंडरी सेक्टर अपनी इन्फेंट एज में था, मतलब उसकी कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। मतलब आप समझ सकते हो इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिर्फ जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा डिपेंडेंट थी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसलिए जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से एंगेज थी। और हमारा टर्शरी सेक्टर कैसा था? टर्शरी सेक्टर में किस किस चीजों को इन्वॉल्व करा जाता है? जैसे आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज जैसे बैंक, पुलिस एक्सेट्रा, जिसकी वजह से सर्विसेज पॉसिबल हो पाती है। तो हमारा जो ट्रेजरी सेक्टर था उसका भी कोई ज्यादा अच्छा रोल नहीं था, ओनली 17.2% था। तो आप समझ सकते हो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो डोमिनेट करता था। मतलब हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से एंगेज रहती थी। चलो इस टेबल को पॉइंट वाइज समझते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। पॉइंट ए, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। मतलब एग्रीकल्चर के अलावा इंडियन पॉपुलेशन के पास में कोई दूसरा वर्क नहीं था करने के लिए, इसलिए जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। तो चलो इसको समझते हैं अच्छे से। पॉइंट ए, on the eve of independence 72% of working population engaged with agriculture. And point B, percentage of population depending on agriculture
इन डेवलप्ड कंट्रीज इज वेरी लो। अब एक बात समझने वाली है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन अगर देखा जाए हमारी इकोनॉमी को, अगर हम वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन करते हैं, तो वो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनका जो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। इसी की वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट है और प्लस में बैकवर्ड है। तो देखो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के डाटा को पढ़ समझते हैं। इंग्लैंड एंड अमेरिका, उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर सिर्फ 2% पॉपुलेशन है, जापान में 12% है और जर्मनी में 4% है। तो आप समझ सकते हो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी इंगेज थी सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से। पॉइंट 2, इंडस्ट्री इनसफिशिएंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब अगर व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था वो रोजगार देने में इनसफिशिएंट था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस नहीं किया गया था, उन्होंने इसके डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं किए गए थे। चलो इसको समझते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया engage in इंडियन और मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सेट्रा। तो देखा जाए इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिर्फ 9% वर्किंग पॉपुलेशन थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंगेज थी, बाकी रिमेनिंग जो पॉपुलेशन थी या तो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंगेज थी या तो टर्सरी सेक्टर से इंगेज थी। तो देखो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में समझते हैं। जैसे यूएसए, वहां पर 32% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, इंग्लैंड के अंदर 42, जापान के अंदर 39। तो आप समझ सकते हो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो एक तरीके से इंडस्ट्रियल कंट्रीज होती है, जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा ग्रोथ करता है वहां पर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उन्हें इंडस्ट्रियल कंट्रीज भी बोला जाता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट था, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता था। तो ऊपर टेबल को देख के हम समझ पाएंगे इस पॉइंट को। अनबैलेंस ग्रोथ थी हमारे इंडिया के अंदर, मतलब हमने अभी टेबल देखी थी उसके अंदर था कि एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंस कर रहा था, तो उसकी वजह से हमारे तीनों सेक्टर की ग्रोथ इक्वल नहीं हो पाती थी। तो देखो द टेबल शोज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम अनबैलेंस क्यों कहा गया था? द ग्रोथ इज सेड टू बी अनबैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इक्वली डेवलप्ड। जब सभी सेक्टर इक्वली डेवलप नहीं हो पाते हैं तो उसे अनबैलेंस ग्रोथ कहते हैं। बट इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर देयर इन्फेंट एज ऑफ द ग्रोथ। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और हमारा टर्सरी सेक्टर था वो एक तरीके से इन्फेंट एज में था, मतलब शिशु अवस्था में था। तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझने के बाद पता चलता है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से इंगेज थी, मतलब प्राइमरी सेक्टर से इंगेज थी, और हमारे जो टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वो अपनी इन्फेंट एज में थे। चलो एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक H, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब समझेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी आधारिक संरचना कैसी थी। तो गाइस इसको अच्छे से समझना। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू एलिमेंट ऑफ विच सर्व फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक देश के आधारिक विकास के लिए मतलब एक बेस का कार्य करता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स को इंक्लूड करा जाता है, मतलब जिससे मानव की क्वालिटी बढ़ती है, मानव विकास होता है, उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला जाता है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड, हाईवे, रेल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जिससे देश के अंदर आर्थिक विकास होता है, मतलब जिसकी वजह से देश की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, उसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आर्थिक आधारिक संरचना में डाला जाता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आधारिक संरचना कैसी थी? तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने कुछ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की थी। उसके पीछे उनका एक प्रायर मोटिव था
उनका मोटिव था द ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने जो भी डेवलपमेंट की थी सिर्फ ब्रिटेन को बेनिफिट हो उसका इसलिए की थी। तो कुछ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई थी, जैसे रेलवे, रोड डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स इन दी इंडियन मार्केट्स। मतलब इंडियन मार्केट्स में जो ब्रिटेन के द्वारा फिनिश गुड्स थे उन्हें किस तरीके से सर्कुलेट कराया जाए इंडियन मार्केट्स में, इसलिए रेलवे की स्थापना की गई थी। सेकंड पॉइंट, पोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट टू बी हैंडल टू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब जो पोर्ट्स की डेवलपमेंट की थी, बंदरगाहों की जो डेवलपमेंट की गई थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो इंडिया के अंदर कच्चा माल है उसे किस तरीके से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा सके और ब्रिटेन से जो बने हुए फिनिश गुड्स होते हैं किस तरीके से इंडिया में इंपोर्ट किए जा सके, इसलिए पोर्ट की डेवलपमेंट की थी। एंड थर्ड पॉइंट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम वर डेवलप्ड टू इनहैंस एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। मतलब जो पोस्टेज मतलब डाक सेवा का जो विस्तार हुआ था उस टाइम पीरियड में, वो जो ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था, मतलब प्रशासन व्यवस्था होती थी, उसको और इफिशिएंट बेहतर तरीके से चलाने के लिए पोस्ट सर्विसेज का विकास किया था उन्होंने। और रोड वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जो कंट्री के अंदर डिफरेंट एरियाज में जो रॉ मटेरियल होता है उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उसीलिए रोडों को बनाया गया देश के अंदर। तो इस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 पॉइंट से हमें समझ में आता है। जो भी डेवलपमेंट की गई थी ब्रिटेन के द्वारा उसके पीछे उनका एक प्रायर मोटिव था सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब जो भी बेनिफिट्स होने चाहिए डेवलपमेंट के वो सिर्फ ब्रिटेन को होने चाहिए। उन्होंने हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लिए किसी प्रकार के कोई डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए थे। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये 4 पॉइंट्स आप इनके समझ सकते हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी अच्छे से देख लेना आप। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर की कंप्लीट स्टडी करी है, तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि जो ब्रिटेन था उसने अपनी इंडियन इकोनॉमी का किस तरीके से एक्सप्लोइटेशन करा और किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को यूज करा एज ए रॉ मटेरियल, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को एज ए लेबर, एज ए सर्वेंट यूज करा। तो क्या ब्रिटेन ने हमारे इंडिया के अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले थे, मतलब कुछ डेवलपमेंट की थी? तो देखो, इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ये मतलब चैप्टर का ओवरव्यू अच्छे से बताएगा। तो वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो हमारा आंसर होना चाहिए नो, इट इज नॉट, बिकॉज दे डिड ऑल द डेवलपमेंट टू हेल्प द ग्रेट ब्रिटेन, दे डोंट वांट टू डेवलप इंडिया। मतलब उन्होंने जो भी डेवलपमेंट की थी वो सिर्फ ब्रिटेन की हेल्प के लिए की थी, वो इंडिया में कोई डेवलपमेंट करना नहीं चाहते थे। लेकिन इन सभी बातों को अगर हम साइड में रखते हैं तो इन 5 पॉइंट से हम समझ पाएंगे कि ब्रिटेन के द्वारा कुछ डेवलपमेंट भी हुई थी इंडिया के अंदर। तो पॉइंट ए, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। जो हमारे फार्मर्स थे प्रायर टू ब्रिटिश राज या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पीरियड में भी हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब अपना जीवन निर्वाह के लिए अनाज का उत्पादन करते थे। उनका कमर्शियल आउटलुक नहीं होता था, मतलब वो प्रॉफिट के लिए उत्पादन नहीं करते थे। तो अंडर ब्रिटिश राज फार्मर्स आउटलुक हैज चेंज, दे शिफ्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। मतलब वो मतलब निर्वाह कृषि से सीधा व्यापारिक कृषि की ओर शिफ्ट हो गए थे। तो पहली डेवलपमेंट ये थी ब्रिटेन के द्वारा। दूसरी डेवलपमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कॉलोनियल पीरियड में या प्रायर टू ब्रिटिश राज अपनी जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज रहती थी अपने प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने स्प्रेड रेलवे, रोडवे एंड ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने की वजह से कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगे थे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होने लगी थी कृषि के अलावा। थर्ड पॉइंट, इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब प्रायर टू ब्रिटिश राज इंडिया के अंदर कोई इफिशिएंट सिस्टम नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब प्रशासन करने का कोई इफिशिएंट सिस्टम नहीं था। मतलब हमारे इंडिया के अंदर राजा महाराजाओं का राज था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमने प्रशासन सिस्टम को अच्छे से सीखा। तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट लीगेसी ऑफ इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक कुशल प्रशासन कैसे चलाया जाए, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को
वो देके गए थे, छोड़ के गए थे। पॉइंट 4, कंट्रोल्ड ऑफ फेमाइन, मतलब जो रेलवे रोड अच्छे से डेवलप्ड हो गए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उसकी वजह से अगर मान लो एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वहां पर जो फेमाइन वाली जो सिचुएशन क्रिएट होती थी उनके ऊपर ओवरकम किया जा सकता था। क्यों? अब अनाज को, अन्य रिसोर्सेज को रेलवे के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस राज्य के अंदर आराम से पहुंचाया जा सकता था। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रैपिड मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन टू द फेमाइन इफेक्टेड एरियाज, तो हमारे फेमाइंस को कंट्रोल करने में भी सहायता हो पाई थी। लास्ट पॉइंट इज मॉनेटरी सिस्टम टू एक्सचेंज, मतलब एक बात समझिए, कॉलोनियल पीरियड से पहले हमारा जो मतलब हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा लेवल पे बार्टर सिस्टम पाया जाता है, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु का वस्तु से एक्सचेंज होता था। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम की इन्वेंशन की। मॉनेटरी सिस्टम हेल्प टू ओवरकम द बैकड्रॉस ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो गाइस ये चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर की जो, अगर आपने लास्ट टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखें। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।